नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे। और आज बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में धनखड़ जी का और वक्फ बिल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए हैं। लेकिन पहले धनखड़ जी की बात कर लें। धनखड़ जी का जिस तरह का व्यवहार हो गया है, और अभय भाई, मुझे तो अजीब सा चीज ये लगता है कि एक व्यक्ति जो इतने इंपॉर्टेंट पद पे बैठा है, वो लगातार जुडिशरी को डिमोरलाइज नहीं, जुडिशरी पे तरह तरह के आरोप लगा रहा है। वो बता रहा है कि वो मिसाइल हैं, न्यूक्लियर मिसाइल हैं, जो पार्लियामेंट में पे अटैक कर रही है। इस तरह की बातें धनखड़ जी कर रहे हैं। ये बात अगर अभी कोई और कर रहा होता तो उससे माफी मांगो और ये करो और वो करो शुरू हो जाता। ये धनखड़ जी मतलब इनको क्या लगता है कि ये सब करने से ये भारत के प्रधान के राष्ट्रपति बन जाएंगे? आखिर आखिर ये इतने ज्यादा उसी प्रोफेशन से आ रहे हैं, लेकिन आज जितनी ज्यादा गाली ये सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, जजेस को, पूरे सिस्टम को दे रहे हैं, वो पहले धनखड़ जी पे जरा एक आपकी टिप्पणी ले रहे। देखिए, धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कह रहे हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल के ऊपर उनकी टिप्पणी है। धनखड़ जी का एक इतिहास है, उस पर मैं जरा 1 मिनट बाद आऊंगा। ये अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल के सवाल पर केरल के राज्यपाल ने भी टिप्पणी की थी पहले, धनखड़ ने उसके बाद टिप्पणी की थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल वाले फैसले में जिस तरह अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है और उसके जरिए उन्होंने राष्ट्रपति को भी हिदायतें दी हैं उन्होंने, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक सीमा से ज्यादा बिलों को नहीं विधेयकों को नहीं रोक सकते। उसके बाद से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एंटी सुप्रीम कोर्ट मोड में आ गई है और धनखड़ साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसा होने से एक दूसरी घटना ये हुई, इसका धनखड़ साहब ने अंदाज नहीं लगाया था। बड़े पैमाने पर उन्होंने देश के वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं बहुत सारे, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो तो कांग्रेस में है, लेकिन कपिल सिब्बल तो कांग्रेस में नहीं है, कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के बाहर हैं, और भी दूसरे तमाम लोग जो हैं वो धनखड़ की बहुत ही कड़ी आलोचना कर रहे हैं। और धनखड़ का वो जमाना भी याद किया जा रहा है जबकि वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उस वक्त जब ये वहां पे जो हरकतें दे रहे थे, उस वक्त कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त ये ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे, मीडिया को पटाए रखते थे, मीठी भाषा, मीडिया से मीठी मीठी बातें करते थे। तो ये तरफी चाल चल रहे थे वहां पश्चिम बंगाल में थे। लेकिन यहाँ पे आके इनका एक पहले दिन से, जब से उपराष्ट्रपति हुए हैं, तब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नाम पर, चुनी हुई सरकार के नाम पर, लोकतंत्र की दूसरी तमाम संस्थाओं को चुनी हुई सरकार के अधीन कर देना चाहते हैं। और इस तरीके से चेक एंड बैलेंस वाली जो थ्योरी है विभिन्न लोकतंत्र के खंभों के बीच में, उस थ्योरी को पूरी तरीके से नष्ट कर देने पर आमादा है। दरअसल प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि किस तरीके से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी स्थापित की जाए। और ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट है। इस मामले में सब एकजुट हैं और वो काम करवाया जा रहा है राज्यपालों से और उपराष्ट्रपति से, और दोनों और आप कह सकते हैं क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति यही हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और लोकसभा के जो सभापति हैं उनसे, ओम बिड़ला से, ये काम करवाया जा रहा है इन लोगों से। पूरी तरीके से इनकी कोशिश ये है कि जो एक बार पार्टी चुन के आ गई सत्ता में, चाहे वो स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, चाहे वो गठजोड़ सरकार हो, उसके बाद उसको 5 साल तक ना उसकी किसी भी काम पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज पे रोक नहीं लगनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको एकदम खुला हाथ दे देना चाहिए, वो जो मन में आए करे। 5 साल बाद अगर आपको पसंद नहीं उसकी बात, तो आप चुनाव में हरा दीजिए उसको। ये पूरा तर्क है। इस तर्क के आधार पर मैं मानता हूं कि इसके इन चीजों के पीछे एक डिजाइन है, उनका अपना स्वार्थ तो है ही। वो अधिक वफादारी दिखाकर प्रस्ताव रख रहे हैं, एक अनकहा प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति पद के हम उम्मीदवार हैं, हमें राष्ट्रपति बनाना, हम उपराष्ट्रपति पहले से ही हैं, तो हमको राष्ट्रपति पद पर हमारी पदोन्नति करना आसान होगा। और हम जानते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होगा और राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। तो वो तो एक पहलू है ही जो सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन मैं इसमें एक बड़ी डिजाइन देखता हूं। वो बड़ी डिजाइन ये है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इस देश में कैसे स्थापित की जाए। मैं मानता हूं कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश इंदिरा गांधी ने भी एक जमाने में की थी, लेकिन उस जमाने में हालात दूसरे तरह के थे, इंदिरा गांधी उसमें कामयाब नहीं हो पाई।
और वो पंजाब में उन्होंने जो राजनीति की, उस राजनीति के चलते वो खुद उस राजनीति की शिकार भी हो गई। उस चक्कर में उनकी हत्या भी हो गई इंदिरा गांधी की। तो वो तो उनका बड़ा दुखदांत परिणाम हुआ उस पूरे पूरे घटनाक्रम का। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, इसके पीछे ज्यादा गहरी, व्यापक और दीर्घकालीन दृष्टि से काम करने वाली एक डिजाइन है। और इस डिजाइन में इन्होंने इन सबको, जो सेरेमोनियल पोस्ट हैं ज्यादातर, मतलब ये बेसिकली मुख्य तौर पर ये शुभ प्रतिष्ठा वाले पद तो हैं, राज्यपाल के पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद, इनके पास कोई कार्यकारी अधिकार तो होते नहीं है, वो सब इसमें इन्होंने शामिल कर लिया है। मैं इसको इस डिजाइन के तौर पर देखता हूँ। जी मैं अब जरा आ जाऊं वक्फ पे। वक्फ पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिसाइसिव अपना पक्ष रखा है, और मेरे ख्याल में सरकार ने भी ये बता दिया है साफ साफ अपने उससे कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसकी नीयत केवल तंग करने की थी। जो 3 मुख्य बातों पे वो बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही दिन, जनरली ऐसा होता नहीं है कि एडमिशन स्टेज पे वो अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि एडमिशन स्टेज पे इशू नोटिस ही होता है 99% केसेस में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ साफ इस पे कहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और इन सबकी जो टिप्पणी है वो जरा, अबे भाई 3 बातें बोल रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि क्या दूसरे ट्रस्ट में, नॉन हिंदू ट्रस्ट में क्या मुसलमान आ सकते हैं या दूसरे रिलीजन के आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो बोल रहे हैं कि जो ये माना जा रहा था कि आपका अगर वर्किंग वर्क है, नीड बेस्ड, तो उसकी व्याख्या वो कर रहे हैं कि ऐसा थोड़ी है कि आपके पास अगर कागज नहीं है और 200 साल से कोई मस्जिद या कहीं नमाज हो रही है तो उसको आप कहेंगे कागज दिखाओ। कुछ इस तरह की भी बात हो रही है। और तीसरा, वो जो डीएम साहब को सारी ताकत देने की कोशिश है, उस पे उनका सवाल है। बहुत ज्यादा कहने के बाद तुषार मेहता कि उन्होंने एक उनको समय तो दिया है, लेकिन वो लोग कह रहे अभी इंटरिम आदेश नहीं दिया है, इंटरिम स्टे नहीं है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस स्टे है। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। मैं इसमें इसलिए, क्योंकि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के बहुत से आदेशों के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसमें कम से कम मुझे ये लगता है कि हम सबको सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की भाई ये मानना चाहिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक न्याय किया है। अबे भाई, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जितना मैंने इसमें दिमाग खपाया है और कुछ कानूनी विशेषज्ञों से भी व्यक्तिगत स्तर पर मैंने बातचीत की है और समझने की कोशिश की है कि मसला क्या है, मैं ये मानता हूं कि इसके पीछे 2 धारणाएं काम कर रही हैं। और उन धारणाओं की अभिव्यक्ति हम जगदम्बिका पाल, जो कि संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन थे, उनके वक्तव्य में देख सकते हैं और सरकार के पूरे रवैये में देख सकते हैं, और सॉलिसिटर जनरल ने जो अदालत में बातें कही हैं उनमें भी उन बातों को देख सकते हैं। सरकार का रवैया यह है कि वक्फ एक संस्था है, एक सांविधिक संस्था है। चूंकि वो एक सांविधिक संस्था है, इसलिए उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अगर हम उस संस्था को बदलते हैं, उसके बुनियादी ढांचे को बदलते हैं, तो हम संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को जो अपने सांस्कृतिक जीवन अपनी मर्जी से गुजारने का जो अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और इस चीज का सबसे फूहड़ व्याख्या आपको जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह के भाषण में संसद में मिल सकती है। आपको ललन सिंह के भाषण की मुख्य बात यही थी कि वक्फ का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ एक प्रबंधन करने वाली, एक मैनेजमेंट करने वाली संस्था है, जिसको सरकार नियुक्त करती है, सरकार ढांचा बनाती है उसका, सरकार उसके कानून बनाती है, उसके मुताबिक चलती है। हम इसको बदल सकते हैं। इसमें हस्तक्षेप करना मुसलमानों के रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में हस्तक्षेप करना नहीं है। ये है मुख्य इस पूरी थीसिस के आधार पर इन्होंने ये पूरा का पूरा तैयार किया है। जगदम्बिका पाल जो कह रहे हैं कि अगर वक्फ के कानून में कोई भी गड़बड़ी पाई तो वो अपनी सांसदी छोड़ देंगे, उसके पीछे यही विश्वास है। वो ये मानते हैं कि उनकी ये थीसिस अंततः कोर्ट मान लेगा। अब इसमें अंतर्विरोध क्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये बात सही है कि वक्फ अपने आप में एक मैनेजमेंट की बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, लेकिन वो मैनेजमेंट किसका करती है? वो मैनेजमेंट मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करती है, प्रबंधन करती है।
उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करती है, उनके लिए आर्थिक प्रबंधन भी करती है। वो मस्जिदों का प्रबंधन में उसकी प्रमुख भूमिका है, उसकी खानकाहों के प्रबंधन में भूमिका है, दरगाह के प्रबंधन में भूमिका है, मदरसों के प्रबंधन में उसकी भूमिका है। तो वो एक प्रबंधक संस्था तो है, लेकिन वो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करती है। इसलिए वक्फ में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की स्थिति में ना पहुंच जाएं। और सरकार ने यही सबसे बड़ी गलती की है। मेरा मानना है कि यही वो पहलू है जिसके आधार पर इनका ये वक्फ वाला नियम जो है, सुप्रीम कोर्ट, एक संभावना है, इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर दे। बड़े वकीलों और पूर्व जजों से मैंने बातचीत की, उनका तो कहना यह है कि ये जो कानून है ये सेट असाइड होगा सुप्रीम कोर्ट से हर हालत में। और उस सूरत में सरकार अब अध्यादेश भी नहीं ला सकती, क्योंकि अध्यादेश तो कानून बनने के पहले लाया जाता है। अध्यादेश लाने की भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो कोर्ट जो आदेश देगा, कोर्ट जो फैसला देगा, उस फैसले को आधार बनाकर, यानी उस फैसले को अपने दायरे में लेते हुए सरकार को दूसरा कानून ड्राफ्ट करना पड़ेगा। और सरकार जब दूसरा कानून ड्राफ्ट करेगी तब फिर सरकार को जरूरत पड़ेगी उसके समर्थन के लिए तेलुगु देशम की, जनता दल यूनाइटेड की, चिराग पासवान की, जयंत चौधरी की, इन सब लोग, और अब तो AIADMK की जरूरत पड़ेगी। इन सबके सबसे समर्थन मांगेगी सरकार, मांगना पड़ेगा उसको। और कोई जरूरी नहीं है अगली बार ये लोग समर्थन दे दें, क्योंकि इस बार ही दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जी जी। तो ये स्थिति बनी हुई है। और देखिए, सरकार का जो अल्पसंख्यक विरोधी दृष्टिकोण है, ठीक है, इस वक्त वाले समर्थन में उन्होंने अपने सहयोगी पार्टनरों का समर्थन ले लिया, बाय हुक एंड बाय क्रुक, ये इनके प्रकार ले लिया। लेकिन आप देखिए इस मामले में AIADMK बहुत सतर्क है। अमित शाह ने जैसे ही उसके साथ गठजोड़ का फैसला किया और उसकी घोषणा कर दी, उसके बाद पलानीस्वामी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मिलकर सरकार चलाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले से हम लोगों के बीच में तय नहीं है। जो चुनाव जीतने के बाद सरकार बनेगी वो NDA की सरकार नहीं होगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा। जी जी। उसके बाद भाजपा के नए अध्यक्ष जो है नयनार राजेंद्रन, उनको कहना पड़ा उनको कि ये तय होना अभी बाकी है अमित शाह के बीच में और पलानीस्वामी के बीच में, कि वो सरकार कैसी होगी जो हम लोग चुनाव के बाद बनाएंगे। तो ये AIADMK ने एक नया नमूना पेश किया है कि गठजोड़ पार्टनर ऐसा भी हो सकता है। और ये नमूना तेलुगु देशम को भी दिखाई पड़ रहा है, जनता दल यूनाइटेड को भी दिखाई पड़ रहा है, चिराग पासवान को भी दिखाई पड़ रहा है, जयंत चौधरी को भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अलग तरह के पार्टनर हैं, इनके भाजपा संबंध बहुत पुराने हैं और ये भाजपा की लगभग ताबेदारी में पहुंच गए हैं ये संगठन। जी जी। मैं एक और चीज कहूंगा अभी भाई, मेरे कुछ एक जो दोस्त मित्र हैं उनका कहना यह है कि भाई देखिए, अगर सरकार की नीयत साफ रहती तो वो इस देश में, जैसे वो तो बहुत प्रपोज करती है एक देश एक निशान, एक संविधान, एक भाषा, ये सब, तो वो इसके लिए भी कहती है कि रिलीजियस ट्रस्ट को एक ही हम उसका वो बिल ला रहे हैं, सब उसमें होंगे। हिंदू में मुसलमान हो सकता है, मुसलमान में हिंदू हो सकता है, ऐसे वो कर देती इस तरह का कुछ, तब शायद। लेकिन ये साफ हो जाता है कि नियत केवल मुसलमानों को तंग करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अब एक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सारी कोशिश, देखिए वक्फ कानून में 2013 में बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। वो कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं था, जो यूपीए सरकार के नेतृत्व में हुआ, यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। उस वक्त कोई विवाद नहीं पैदा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भी उस संशोधन के साथ थी, उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में संशोधन का समर्थन किया था। कोई विवाद नहीं पैदा हुआ था, क्योंकि यूपीए सरकार की नीयत पे किसी को संदेह नहीं था। वहां पे ये नहीं था कि अल्पसंख्यकों की टांग खींचने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनको कोने में धकेलने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, कानून संशोधन किया जा रहा है। इनका सारा रवैया ऐसी किस्म का होता है। अब देखिए मामूली सी बात है, मैं कोई कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, आप मुझसे बहुत ज्यादा बातें जानते हैं कानून अदालतों के बारे में, लेकिन इतनी सी बात तो मैं भी जानता हूं कि एक जुडिशियल ऑफिसर जो फैसला देता है उसका रिव्यू एक जुडिशियल ऑफिसर ही कर सकता है, उसका रिव्यू एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं कर सकता। अगर एक न्यायिक अधिकारी ने फैसला दिया तो डीएम थोड़ा उसको काट सकता है, एक दूसरा न्यायिक अधिकारी ही उसकी समीक्षा करके उसमें संशोधन कर सकता है, या उसको खारिज कर सकता है, या उसको बदल सकता है। वक्फ वाले कानून में तो ये नियम भी वो ले आए हैं कि अगर ट्रिब्यूनल कोई फैसला देगा तो डीएम उसको फैसले को
उसको उसकी समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा समीक्षा। तो ये सब बातें जो है जो आमतौर पर सीधे सीधी सामान्य ज्ञान में भी नहीं फंसती हैं बातें, ऐसा कानून इन्होंने बनाया है। जी जी। मैं एक अभी भाई जब बात चल रही तो सुप्रीम कोर्ट की एक भाई तारीफ मैं इसलिए भी कर दूं कि अभी महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर पालिका परिषद में एक इमारत में मराठी और उर्दू में बोर्ड लगाया गया। अब उसके अगेंस्ट एक भाई साहब आ गए, यहाँ कोर्ट कचहरी करते करते वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस पे आदेश दिया। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आप उर्दू भारतीय भाषा है। उन्होंने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, एक समुदाय या एक क्षेत्र के लोगों की होती है, इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, और ये भाषा उर्दू भारत में जन्मी फली फूली वो है। मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डाउन प्ले कर रही है मीडिया, लेकिन मेरे हिसाब से उर्दू को जैसे मुसलमानों के साथ चिपका दिया जा रहा था, वो एक लैंडमार्क मेरे हिसाब से जजमेंट है। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे भी, देखिए, इस पे छोटी टिप्पणी तो हो ही सकती है, आप चाहें तो इसके ऊपर अलग से कार्यक्रम भी हो सकता है, मेरे अनुसंधान का विषय है सारी बातें। देखिए, उर्दू को जो लोग एक विदेशी भाषा मानते हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से बिना किसी हिचक के मूर्ख की श्रेणी में रखता हूं। वो परम मूर्ख हैं। अच्छा, जिन सज्जन ने मराठी का पक्ष लेते हुए उर्दू के ऊपर आपत्ति की है, उनसे ये पूछिए कि मराठी में कितने उर्दू के शब्द हैं मराठी के अंदर। आप उनसे पूछिए जिन शिवाजी की सारे महाराष्ट्र में आराधना की जाती है और सारे देश में जिनका बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है शिवाजी का, जब वो कहते थे हिंदू पद पातशाही, तो वो कहां से आता था? पातशाही असल में फारसी का शब्द है पादशाह, उसी से उर्दू में शब्द बन गया है बादशाह। शब्द है पादशाह फारसी का। तो वो जो हिंदू पद पातशाही कहां से आता है? फारसी से आता है। शिवाजी के दरबार की भाषा कौन थी? उनसे पूछिए। शिवाजी ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया और वो जब छत्रपति बन गए, तो उनकी दरबार की भाषा कौन सी थी? आधिकारिक भाषा दरबार की कौन सी थी? कौन सी भाषा में शिवाजी के दरबार में रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी? फारसी में रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी। आप हिंदी का कोई भी शब्द को उठा लीजिए, हिंदी का, उसमें आपको बहुत सारे शब्दों के सामने 3 एब्रीविएशंस लिखे हुए मिलेंगे। एक एब्रीविएशन होगा फा के आगे बिंदी, यानी इस शब्द का जो मूल उद्गम है वो फारसी में है। एक शब्द होगा आ, यानी अरबी, इस मूल का मुख्य वो जो उद्गम है वो अरबी में है। एक शब्द के नीचे लिखा होगा तू, इसका मूल उद्गम तुर्की में है। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। मुगल जब आए हिंदुस्तान में, तो मुगल एक साथ एक ही दिन में 3 भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। वो अपने हरम में यानी अपनी बेगमों से और अपने परिवार के भीतर में तुर्की बोलते थे, दरबार की भाषा फारसी थी, और जब वो हाट बाजार में जनता से बात करते थे, जनसंपर्क करते थे, तो वो उर्दू बोलते थे। खुद शब्द हिंदी जो है ना, जो हिंदी शब्द जो है ना, जो हिंदवी से आया है, जो कोई संस्कृत की देन नहीं है, ये भी फारसी की देन है। और जो बंदा इस मुकदमे को लड़ रहा है, क्या कुर्ता पजामा नहीं पहनता है? वो उससे पूछा जाएगा आप कुर्ता पजामा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, तो कुर्ता तुर्की भाषा का शब्द है और पजामा फारसी भाषा का शब्द है। तो ये लोग अगर इनसे कहा जाए, ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत ज्यादा उर्दू के खिलाफ बोलते हैं, कठमुल्लों की भाषा बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ की 5 मिनट की कोई भी स्पीच रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसमें देखा जाए कि उन्होंने कितने उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये उर्दू की बुराई उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किए बिना नहीं कर सकते। फिर आइए रामचरितमानस के ऊपर। रामचरितमानस तो फारसी के शब्दों से भरा हुआ है। इसके ऊपर अलग से रिसर्च हुई है कि रामचरितमानस में कितने फारसी के शब्द हैं। अच्छा, अवधी भाषा का जो पहला महाकाव्य माना जाता है, जो जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ पद्मावत है, वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? वो अवधी का है, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट है
वो स्क्रिप्ट उसकी फारसी है, फारसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, भाषा अवधी है। तो इन लोगों को दरअसल कुछ पता नहीं है। ये सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे, इतिहास के ज्ञान से पूरी तरीके से वंचित, एक घटिया किस्म के विचारधारात्मक आग्रह पर जमे हुए लोग हैं। और चूंकि सत्ता इन्हें मिल गई है तो उसका उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह बंदर उस्तरे का इस्तेमाल करता है। ठीक। मैं अबे भाई, एक और इम्पोर्टेंट विषय है, वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से संकेत आ रहे हैं। अभी और बड़ा बदलाव होने वाला है बीजेपी में, योगी जी हटा के अध्यक्ष कर दिए जाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं योगी जी। लेकिन इन सबके बीच मायावती जी रोज फ्लिप फ्लॉप कर रही हैं, कभी उसको अपने भतीजे को बाहर निकाल देती हैं, कभी अंदर ले आती हैं, फिर बाहर निकाल देती हैं, फिर और बाहर निकाल देती हैं, फिर घर के बाहर भी निकाल देती हैं, फिर घर के अंदर। वो अजीब सा तमाशा कर रही हैं। दलित वोट जो है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रमित है। बीजेपी, एक समय उसको लगता था बीजेपी अपनी पार्टी है, लेकिन आज बीजेपी के साथ मुझे नहीं लगता है दलित, क्योंकि इस पे मैं टिप्पणी चाहूंगा कि उत्तर बिहार में तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में आज ये बहुत फ्लोटिंग वोट है और ये करीब 20-22% वोट हो रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वोट है जो डिसाइड। और बार बार लोग कहते हैं कि नहीं जाटव उनके साथ है वो, लेकिन टोटलिटी में अगर हम देखें तो आपको उत्तर प्रदेश में दलित वोट कहां खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, हिंदुत्व की राजनीति का जो आत्मभ्रम है, यानी उसकी जो अपने मुगालते हैं, अपनी गलतफहमियां हैं और अपने अंतर्विरोध हैं, उन्होंने शायद ही कभी मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की इतनी मदद की हो जितनी मदद आजकल उनकी तरफ से हो रही है। मतलब वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में उन्हें हिंदू एकता किस प्रकार कायम करनी है। अब हिंदू एकता कायम करने के दो मॉडल बन गए हैं। एक मॉडल का संचालन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दूसरा मॉडल पुराना जमा हुआ मॉडल है। दूसरा मॉडल यही है कि ऊंची जातियों के वोटों को अपनी स्टार्टिंग कैपिटल बनाया जाए और उसके साथ में जितना हो सके उसमें दलित और पिछड़ी जातियों के वोटों को जोड़ा जाए। इस तरीके से 45-40 से लेकर 50% के बीच की कोई हिंदू एकता तैयार की जाए, ये मॉडल है। योगी आदित्यनाथ ने इस मॉडल को खारिज कर दिया है। उन्हें किसी भी ओबीसी या दलित वोट में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ एक हिंदू हथौड़ा उनके हाथ में है, उस हथौड़े को ये बजा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और वो हथौड़ा न केवल भारतीय जनता पार्टी के स्थापित हिंदू एकता के मॉडल के ऊपर गिर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के ऊपर गिर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानों में भी उसकी धमक गूंज रही है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको किस तरीके से करें। इस पूरी प्रक्रिया में हो ये रहा है कि उनका जो पीडीए वाली रणनीति है अखिलेश यादव की, वो रणनीति कामयाबी की तरफ धीरे धीरे करके जा रही है। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, वो काम रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज जैसे लोग इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं ताकि वो इस तरह के वक्तव्यों की प्रतिक्रिया में और भी ज्यादा ऊंची जातियों का कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। और उस कंसोलिडेशन, उस ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में भी बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। जैसे कि आपने पिछली बार बिल्कुल सही इंगित किया था कि जो करणी सेना वाला जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के पीछे योगी विरोधी शक्तियां हैं जो कि आला कमान द्वारा संचालित हो रही हैं। तो एक तो ये है, आप ये देखने वाली बात है। अच्छा, इसमें क्या है कि अब चूंकि करणी सेना वाले सब राजपूत हैं, तो जब वो वहां पर उन्होंने जब बैरिकेडों पे अपने बड़ी बड़ी कारें चढ़ाई उन्होंने, तो पुलिस ने वहां 10-12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। योगी जी ने फोन करके उनको छुड़वाया। तो एक मतलब अब योगी जी ये भी नहीं देखना चाहते कि कहीं वो राजपूतों का संगठन है वो उसके खिलाफ है। वो उनके राज्य में राजपूतों की गिरफ्तारी हो रही है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं तलवारें लहराते हुए। तो काफी कुछ, जिससे बंगला में एक शब्द है गंडगोल, यानी काफी कुछ गड़बड़ झाला जो है वो हिंदुत्व की राजनीति में जो है गंडगोल ये हो रहा है हिंदुत्व की राजनीति में। और इसको ये किस दिशा में जाएगा अंततः? हाँ, योगी जी का क्लेम तो बिल्कुल सीधा है। मैं मानता हूँ योगी जी का सीधा दावा है, हमको इसी प्रकार की राजनीति करनी है। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हमें जितवाना है, तो वो आकर दलित और ओबीसी वोटों को दिलवाने का बंदोबस्त करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने भी उन्होंने साफ कर दिया है एक तरह से
कि हम इसी तरह की राजनीति करेंगे, हमें और कोई राजनीति करने में दिलचस्पी नहीं है, ना हमें आती है, हम यही करेंगे, बाकी आपको हिंदू एकता कैसे बनानी है आप तय कीजिए, हमें हटाना हो तो हटा दीजिए, हमारे हमारे ठेंगे पर, हम कोई परवाह नहीं इस बात की करते हैं। तो वो अपना जी काम खुल के खेल रहे हैं। अब इन लोगों को करना है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में तो दलित और पिछड़े वोट मिलेंगे नहीं। उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग किस्म की कुछ युक्तियां निकालनी पड़ेंगी। वो युक्तियां क्या होंगी अभी तक पता नहीं। जी जी जी, ये असल में बांग्ला में बोलते हैं भीषण गंडगोल अच्छे। खैर, मैं एक और चीज जगह आपको करके अंतिम खत्म करूंगा। जी, बिहार में बहुत ये था कि अब वो आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वो बंदूक तान लिए हैं और निकाल दिए जाएंगे। अंतोगत्वा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कृष्णा अल्लावर्रू और मुकेश सहनी सारे जो वो थे वो सब लोग उसमें बैठे, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक से घोषित हो गया कि तेजस्वी, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसके नेता तेजस्वी यादव होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैसेजिंग उन्होंने बहुत ठीक से की। और मुकेश सहनी जिसके ऊपर बीजेपी बहुत दांव लगाई थी और कहती थी नहीं वापस आएंगे, मुकेश सहनी ने भी उसमें उपस्थित होकर बिल्कुल मेन भागीदारी करके साफ शब्दों में कह दिया कि अब मुझे तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है। इस पे एक टिप्पणी बिहार में। देखिए, मैं तो पहले भी हम लोग इस विषय में चर्चा कर चुके हैं और किसी दूसरे मंच पर ही मुझे याद पड़ता है इस पर चर्चा हुई है। मैं हमेशा ही बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ कांग्रेस की न केवल मजबूरी है बल्कि स्थापित रणनीति है। अगर कांग्रेस अपने 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 आप को मजबूत करने के लिए या अपना प्रसार करने के लिए, कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए कोई कार्यक्रम लेती है, जो उसने बिहार में लिया है, कन्हैया के नेतृत्व में एक यात्रा निकल रही थी, उसके साथ राहुल गांधी जाकर जुड़ गए, फिर पप्पू यादव को वहां कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया गया, ये सब जो करती है, इसका अगर ये मतलब निकाला जाए कि वो कांग्रेस उनके साथ में संबंध तोड़ देना चाहती है क्योंकि सब पप्पू यादव लालू यादव के खिलाफ हैं, तो पप्पू यादव को अधिवेशन में बुलाया गया था, इसका मतलब नहीं है कि पप्पू यादव बिहार की पूरी राजनीति कांग्रेस की उसको निर्देशित कर रहे हैं। पप्पू यादव को भी अंततः कांग्रेस का जो एक ओवरऑल विजन है, कांग्रेस की पूरी जो गठजोड़ राजनीति की दृष्टि है, उस दृष्टि के तहत रह के ही कांग्रेस में काम करना पड़ेगा। उनके लालू यादव और तेजस्वी यादव से जो भी अंतर विरोध हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव से कन्हैया कुमार के अंतर्विरोधों की भी चर्चा होती है, पप्पू यादव के अंतर्विरोधों की तो बहुत ज्यादा चर्चा होती है, और कांग्रेस की वहां पे जो मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम है उसको यही दोनों आदमी चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो है। तो इससे ये अंदाजे लगाए जाते हैं। मुझे लगता है इन अंदाजों का कांग्रेस की बुनियादी जो गठजोड़ राजनीति है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तेजस्वी यादव कोई भी बता देगा, इसके लिए राजनीति का पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में अगर गैर भाजपा सरकार बनेगी तो उसका राष्ट्रीय जनता दल का नेता ही उसका विधायक दल का नेता होगा। उत्तर प्रदेश में अगर गैर भाजपा सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी का जो नेता होगा वही विधायक दल का नेता होगा उसका। इसमें कोई शक ही नहीं है कोई इसके अंदर। और आरजेडी की ताकत और कांग्रेस की ताकत में मोहर कौड़ी का अंतर है। यही चीज उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस को तो ये देखना है कि गठजोड़ में वो कितने वोट लेके आएगी अपने दम पर, वो खुद कितने वोट प्राप्त करेगी और अपने सीनियर गठजोड़ पार्टनर को उसकी वजह से कितने वोट मिलेंगे। भाई कांग्रेस क्या बिहार में आरजेडी को कुछ वोट दिलवाएगी? कांग्रेस को यह देखना है। या उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को कितने दलित वोट दिलवाएगी, कितने ब्राह्मण वोट दिलवाएगी, कितनी ऊंची जातियों के वोट कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन को मिलेंगे, ये चीज देखने वाली बात है। मेरी निगाह उसके ऊपर है। ये जो बातें चलती रहती हैं, इस नेता ने ये कह दिया, उस नेता ने कह दिया, इससे वहां की राजनीति नहीं तय होती। जी जी बॉबे भाई, बस चलते चलते मैं अपनी एक बात और बता दूं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आप चाहिएगा। कभी कभी जैसे मैं इस समय भी कभी राजमोहन गांधी जी से बात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को दो चार को बताता हूँ भाई राजमोहन जी ने ये कहा। काशीनाथ सिंह जी से एक जमाने में अगर कभी बात हो जाए तो ये लगता है भाई देखिए उन्होंने ये कहा था, उन्होंने आपकी किताब के बारे में बोला था। अनिता पैफ, सुभाष बाबू की लड़की से बात हो जाती है तब भी अच्छा लगता है। आज की तारीख मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन नीरज चोपड़ा से अगर किसी दिन मेरा सौभाग्य रहा कि बात हुई तो मुझे अच्छा लगेगा कि देखो देखो मैं बताऊंगा चार लोगों को। उसी तरह से हमारे ये मोदी जी को क्या हो गया, ये एलन मस्क से बात कर लिए कितने खुश हैं,
मतलब आज फ्रंट पेज की पहली न्यूज पुरानी फोटो लगा, सोचिए पेपर लीड न्यूज बना रहा है पुरानी फोटो कि मस्त से बात हो गई, मस्त से बात हो गई। मस्क के बच्चों से भी बात हो गई कि नहीं हो गई, ये भी अब देखने वाली बात है, वो शायद क्लियर नहीं किया उन्होंने। ये कौन सी आत्ममुक्ता है, कैसे क्यों इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं अमेरिका के सामने, ये तो मालूम नहीं। वो तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हमारा प्रधानमंत्री अमेरिकी पिट्ठू बन गया धीरे धीरे, और वो बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था। ओबामा ने और बाइडेन ने लिफ्ट नहीं दी। ओबामा और बाइडेन के साथ भी उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने लिफ्ट नहीं दी भाई, ये तीसरे प्रधान, लेकिन ट्रंप ने लिफ्ट दे दी। ओबामा और बाइडेन ने नहीं कहा कि हमारे दोस्त हैं, ट्रंप ने लिफ्ट दे दी और पूरी तरीके से अमेरिकी पिट्ठू बन गए। उनकी बहुत मन में छिपी हुई महत्वाकांक्षा थी कि बिल्कुल हम अमेरिका के सेवादार बन जाएं। पिट्ठू शब्द अगर खराब लगता है तो मैं सिख धर्म से एक शब्द ले रहा हूं, सेवादार। ये अमेरिका के सेवादार बन गए पूरी तरह, उसी तरह उनका आचरण हो रहा है पूरी। चलिए अबे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।